गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवई कॉलेज से मैं शाहीन बानो। आज मैं आप क्लास 9th-10th के बच्चों के लिए क्लास 10th के बच्चों को सिविक्स का लेसन फर्स्ट पढ़ाऊंगी। बच्चों, अभी तक तो मैंने आपको हिस्ट्री का 2 लेसन कंप्लीट किया है और आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं लेसन अपना, सत्ता की साझेदारी। और इसमें हम आपको सबसे पहले लोकतंत्र का परिचय पढ़ाएंगे। लोकतंत्र क्या है बच्चों? आप 9th में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किससे बना है? डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन। और अब हम आपको बताते हैं कि अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा लोकतंत्र की दी है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा यानी लोगों द्वारा चलने वाली एक शासन व्यवस्था है। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो ये है बच्चों लोकतंत्र। और अब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि आपके सिलेबस में किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पूरा आपको लेसन में समझाया गया है, सत्ता की साझेदारी से संबंधित। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग में सीमित नहीं होती है बच्चों। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी सत्ता को विकेंद्रित करना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस दो कथा, जैसा कि हमने आपको बताया बच्चों, ये बेल्जियम है और ये श्रीलंका है। स्क्रीन पे आप देखिए, ये बेल्जियम है और श्रीलंका है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों घटनाएं ये बताएंगी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा किस तरह से किया जाता है। तो हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताते हैं। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और ये है श्रीलंका। श्रीलंका हमारे भारत का एक पड़ोसी देश है, एशिया में है ये। और ये भारत का जो आप नक्शा है उसमें नीचे की तरफ से श्रीलंका है। तो चलिए इन दोनों देश के बारे में हम देखते हैं कि इन दोनों देशों ने अपनी सत्ता को किस तरह से क्या बंटवारा किया। तो क्या समझदारी है, सत्ता को हमें किस तरह से उसकी साझेदारी करना चाहिए। बेल्जियम यूरोप का एक बहुत ही, चलिए हम बेल्जियम के बारे में बताते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है और ये हमारे, समझिए कि हरियाणा जो हमारा राज्य है भारत का, उस राज्य से भी इसकी छोटी सीमाएं हैं। और फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, हरियाणा की आबादी से भी करीब आधी। तो ये छोटा सा जो देश है, इसकी जो कुल आबादी का 59% है फ्लैमिश इलाका में रहता है और डच बोलता है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए बच्चों, बेल्जियम है, ये बेल्जियम है। इसमें इसके है दो हम चर्चा करेंगे कि बेल्जियम के लोग किस भाषा को बोलते थे, फ्रेंच और डच। ये है फ्रेंच और ये है डच भाषा। तो 59% लोग थे वो डच बोलते थे और 40% वेलेनिया में रहते थे, ये फ्रेंच बोलते थे। 1% जर्मन बोलते थे और वहाँ की बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। अब 20% लोग थे वो सिर्फ डच बोलते थे। तो अब हम देख रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और इसकी वजह से 1950-1960 में फ्रेंच और जो डच बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये दो भाषा के बीच जो था, ये दो समूह जो थे, दो भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच तनाव जो है वो बढ़ने लगा। जो टकराव बहुत ज़्यादा था ब्रुसेल्स में, इसको लोग देखने लगे कि डच बोलने वाले लोगों की जो लोग थे संख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे और धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे ये। तो अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में देखते हैं कि बहुसंख्यावाद जो है श्रीलंका है। कैसे हम देखते हैं, श्रीलंका एक द्वीप का देश है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट पे। हमारे भारत देश का जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ से थोड़ी दूर पे स्थित है। इसकी आबादी जो है 2 करोड़ है
और ये दक्षिण एशिया के देशों की तरह से श्रीलंका की आबादी में भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो बड़ा समूह है वह सिंहली। सिंहली क्या है बच्चों? एक जाति है, सिंहली जाति है, और उसकी आबादी 74% है। और उसके बाद से जो दूसरे हैं वो तमिल हैं। तमिल की आबादी 18% है, सिर्फ 18% है। और तमिल में भी दो समूह है, एक श्रीलंका मूल समूह और दूसरा है कि जो हिंदुस्तानी तमिल, एक श्रीलंका के तमिल और एक हिंदुस्तानी तमिल, जो भारत से औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए हुए लोगों की संतान थे। तो इस तरह से हम अगर श्रीलंका के नक्शे पे देखेंगे तो देखेंगे कि उत्तर पूर्वी प्रांत में आबादी बहुत ज़्यादा, सिंहली भाषा के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और तमिल भाषा के लोग जो थे वो उसमें हिंदू और मुसलमान भी थे। तो श्रीलंका की जो आबादी में ईसाई लोगों का 7% था और सिंहल और तमिल दोनों भाषा के लोग थे। अब सोचिए कि बच्चों कि बेल्जियम में डच भाषा के लोग अपनी संख्या के बल पे फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषाओं पे अपनी ताकत मारते थे। यानी जो हम बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ भाषा के बारे में देख रहे हैं। और श्रीलंका, और कीजिए बच्चों, जब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जाति के सिंहली और तमिल दो जाति थी और वहाँ भाषा को बोलने वाले लोग थे। तो इस तरह से बेल्जियम में डच भाषा जो बोलते थे वो फ्रेंच भाषा के ऊपर अपनी इच्छाएं भी थोपते थे और इससे देश जो है बढ़ जाता और ब्रुसेल्स में भी काफ़ी इन लोग अपना अपना दावा ठेकते थे। और श्रीलंका में क्या करते थे कि जो सिंहली आबादी थी वो ज़्यादा थे, वो अपनी मनमानी चलाना चाहते थे और जो तमिल थे उनके ऊपर अपना रोब चाहते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब इन दोनों देशों में आगे क्या हुआ। चलिए अब श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, चलिए इस पे हम देखते हैं। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्क्रीन पे देखिए बच्चों, 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के जो लोग थे वहाँ पे वो बहुत संख्या में थे, उनके ऊपर वो लोग ज़्यादा थे। हमने आपको पहले भी बताया तमिल कम थे, तो वो लोग चाहते थे कि शासन पे पूरा जो है मेरी लीडरशिप रहे और सिंहली समुदाय के लोग जो है बहुसंख्यक की तरह से बहुसंख्यक के रूप में वहाँ पे कई कदम उठाते थे। 1956 में कानून बना था जिसके तहत तमिल को बिल्कुल किनारे करके सिंहली जो लोग थे उन्होंने एक भाषा राजभाषा घोषित कर दिया और विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरी सब में क्या किया कि सिंहली को भी प्राथमिकता देने लगे। और बौद्ध सरकार भी जो थी वो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देने लगी। एक एक करके इन सरकारी जो है तमिल की जो है, इससे तमिलों श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल थे उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी आ गई। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाली सिंहली है वही राजनीतिक पार्टी में रहेंगी, उनकी भाषा उनकी संस्कृति होगी, सरकार की संविधान और नीतियाँ में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको सारे राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ बच्चों कि तमिल और सिंहली समुदाय, देखिए यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे, सिंहली और तमिल समूह, सिंहली और तमिल समुदाय के बीच जो है बहुत ज़्यादा संबंध खराब होता चला जा रहा था। तो श्रीलंका के जो तमिल थे उन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर को पाने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया और तमिलों की आबादी वाले क्षेत्र में इन लोगों ने अपनी मांगों के लिए लगातार नारा लगाया और 1980 के दशक में उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने के लिए अनेक राजनीतिक संगठन बनाने लगा। इस तरह से श्रीलंका में दोनों समुदाय के बीच में बहुत ही पारंपरिक रूप से अविश्वास जो है वो टकराव का रूप लेने लगी और यह टकराव जैसे ऐसा लग रहा था गृह युद्ध के रूप में आ जाएगा। दोनों पक्ष के लोग, हज़ारों लोग मारे जाने लगे, बहुत से परिवार अपने मुल्क के साथ भाग के शरणार्थी बन गए, भारत भी आए, कई गुना रोजी रोटी इनकी चौपट हो गई और देश के आर्थिक विकास में श्रीलंका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बच्चों। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन को काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। तो अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में तो बहुत ज़्यादा
गृह युद्ध का मामला बहुत परेशानी आ रही थी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या समझदारी की। अब चैप्टर का नाम है आपका सत्ता की साझेदारी करने के लिए सत्ता की जो ताकत होती है उसको सब में कैसे बांट के चलना चाहिए, इसके लिए बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। देखिए चलिए हम आपको उसको देखते हैं, बताते हैं कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया कि 1970 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन इस बात का लिया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगापन का एहसास नहीं होगा, सब मिलजुल के रहेंगे और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा और कि दूसरों को किसी को भी कोई नुकसान हो। इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा दोनों के मंत्रियों की संख्या रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, दोनों के मध्य कुछ विशेष कानून भी रहेंगे जब दोनों भाषाओं के समूह के जो सांसद रहेंगे उनके पक्ष में रहेंगे। तो इस तरह से किसी भी एक समुदाय के पक्ष में फैसला नहीं होगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दोनों क्षेत्र में रहेंगी, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेगी, दोनों शक्तियां बराबर रहेंगी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार रहेगी, दोनों समुदाय को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा। फ्रेंच भाषा के लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व से अधिकार किया, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि डच भाषा के लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ये थी बेल्जियम की बच्चों समझदारी। अब केंद्रीय और राज्य के दोनों सरकारों में या तीसरे स्तर की भी एक समुदाय सरकार बनी जिसको कहा गया सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते थे और इस सरकार की संस्कृति और शिक्षा के जैसे मसलों पे फैसला लेते थे। तो इस तरह से बेल्जियम का ये मॉडल थोड़ा सा कठिन जटिल था, लेकिन बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए लेकिन फिर भी यह व्यवस्था बहुत ही सरल थी। इससे गृह युद्ध की आशंकाओं पे विराम लग गया, गृह युद्ध की स्थिति खत्म हो गई और बेल्जियम में भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में देश नहीं बटा और अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया कि ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बना दिया गया। तो ये ठीक इस तरह हम लोगों ने देखा बच्चों कि कैसे सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम ने बहुत समझदारी दिखाई। चलिए अब आपको हम आज यहीं तक बताते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।